आइए आज हम लॉज ऑफ मोशन यानी गति के नियम का 12वां क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है किसी कमरे की छत से 2 मीटर लंबी डोरी द्वारा 0.1 किलोग्राम संघत के गोलक को लटकाकर दोलन आरंभ किए गए। तो ये कह रहा है कि कोई बिल्डिंग है, कमरा है, उसकी छत से ये डोरी की लंबाई है 2 मीटर है और 2 मीटर की डोरी में 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई गोला पिंड, गोलक का मतलब गेंद जैसा कोई पिंड लटका करके दोलन आरंभ कराए गए। इस तरह से इधर उधर ये दोलन कर रहा है। कह रहा है अपनी माध्य स्थिति पर गोलक की चाल 1 मीटर पर सेकंड है। तो जाहिर सी बात है कि किनारे पर वेग 0 होता है और मध्य पर सबसे ज्यादा होता है। अभी बता रहे हैं कैसे। गोलक का प्रक्षेप पथ क्या होगा, यानी प्रोजेक्टाइल पाथ क्या होगा यदि डोरी को उस समय काट दिया जाता है जब गोलक अपनी ए चरम स्थितियों में से किसी एक पर है तथा बी माध्य स्थिति पर है। तो कह रहा है कि कोई कमरे की छत है, उससे 2 मीटर की डोरी पर एक 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान का गोला पिंड लटका दिया जाता है। तो कह रहा है अगर इस डोरी को काट दिया जाए तो इस गोलक का प्रक्षेप पथ क्या होगा, मतलब किधर को जाएगा। 2 स्थितियों में, जब ये अपनी चरम स्थिति पे होता है यानी सबसे ऊंचाई वाली स्थिति पर, और एक जब इन दोनों के बीच मध्य स्थिति पर होता है। तो 2 में हमको बताना है। तो देखिए, जब कोई पिंड को किसी छत से डोरी से बांध के लटका दिया जाता है और एक तरफ खींच के छोड़ दिया जाता है तो ये इस तरह से मोशन करता है, अपने पथ को बार बार दोहराता है। तो इस पथ को बार बार दोहराने वाली गति को हम सरल आवर्त गति कहते हैं। बार बार आना आवर्त कहलाता है और आने जाने में जो गति हो रही है उसको सरल आवर्त गति कहते हैं। तो कह रहा है कि सरल आवर्त गति में पिंड का वेग अधिकतम विस्थापन की स्थिति में 0 तथा माध्य स्थिति में अधिकतम होता है। अब ये कैसे होता है इसको समझिए। जब पिंड यहाँ से ऐसे ऊपर की ओर चढ़ता है तो ये फिर लौट करके इधर को क्यों आता है, इसलिए आता है क्योंकि पृथ्वी हर एक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो जब ये ऊपर को ऐसे चलता है तो जैसे पृथ्वी से हम कोई पत्थर ऊपर की ओर फेंके उस तरह ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो इस पर गुरुत्व बल नीचे की ओर जाता है। तो एक ऐसा बिंदु आता है जहां पर इसका वेग 0 हो जाता है ऊपर जाने के बाद। तो वहां पर जब वेग 0 होगा तो फिर लौटना शुरू करेगा। इसी प्रकार जब इधर जाएगा तो यहाँ पर जब वेग 0 होगा तो ये फिर लौटना शुरू करेगा, और यहाँ पर जब वेग 0 होगा तो यहाँ से जब लौटेगा तो ये मध्य बिंदु तक सबसे अधिकतम वेग प्राप्त करता है, यानी वी मैक्स होता है, यानी सबसे ज्यादा वेग होता है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है कि सरल आवर्त गति में गोलक का सीमांत स्थिति में ताक्षणिक वेग 0 होता है। सीमांत स्थिति का मतलब सीमा का अंत, मतलब उसके आगे नहीं जा सकता है, बाहर की तरफ। तो हमने फिगर में देखा v बराबर 0 लिखा है, तो वहां पर वेग 0 होता है। यदि किसी एक सीमांत स्थिति पर डोरी को काट दिया जाए तो गोलक मुक्त रूप से गुरुत्व के अंतर्गत गिरना आरंभ कर देता है। सीधी सीधी बात है कि जब वेग 0 हो गया तो उस समय अगर हम डोरी को काट दें तो जैसे पृथ्वी से किसी पत्थर को ऊपर की ओर फेंका जाए और सबसे ऊपर बिंदु पर जा करके उसका वेग 0 हो जाता है, तो जब डोरी कट जाएगी तो उस पर किसी भी प्रकार का विकेंद्र बल नहीं लगेगा उस छत में जहां पर डोरी बांधी गई है उस केंद्र की ओर। तो जाहिर सी बात है जब कोई बल नहीं लगेगा तो केवल गुरुत्व बल काम करेगा, और जब केवल गुरुत्व बल यानी ग्रेविटी वाला फोर्स काम करेगा तो गुरुत्व के कारण जैसे स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु जमीन में गिरती है वैसे वो गोलक भी मुक्त रूप से गुरुत्व के अंतर्गत गिरना आरंभ कर देगा। अतः इसका प्रक्षेप पथ एक ऊर्ध्वाधर सरल रेखा होगी। तो ऊपर से डायरेक्ट नीचे आएगा जिस प्रकार से
सरल रेखा में कोई पत्थर परपेंडिकुलर यानी ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है और वो लौट कर जमीन में आता है। तो ये स्थिति हो गई जब चरम स्थिति पर डोरी को काटा जाएगा। अब अगर मध्य बिंदु पर काट दिया जाए तो सरल आवर्त गति में माध्य स्थिति में गोलक का वेग अधिकतम होता है तथा चाप के स्पर्श रेखीय दिशा में अर्थात क्षैतिज दिशा में होता है। तो अब फिगर देख लीजिए। तो अगर हम यहाँ इस पॉइंट पर वेग को निकालना चाहें तो हमने पढ़ा है कि किसी वृत्तीय पथ पर अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो अगर उसको हमें वेग की दिशा निकालना है तो उस पर एक हम लोग स्पर्श रेखा खींच देते हैं। तो स्पर्श रेखा खींच देंगे और अगर इधर को गति है तो गति का दिशा ये इधर हो जाएगी इस साइड में, और अगर इधर को है जब ये यहाँ से इधर को जाएगा तो गति की दिशा ये स्पर्श रेखा में इधर को हो जाएगी। तो इसमें इधर को हो जाएगी और इस जब ये यहाँ से लौटेगा तो स्पर्श रेखा में गति की दिशा इधर को हो जाएगी। तो फिर से हम इसको पढ़ते हैं। कह रहा है सरल आवर्त गति में माध्य स्थिति में यानी मध्य स्थिति में गोलक का वेग अधिकतम होता है तथा चाप, ये जो चाप ऐसे बना था जिसमें हमने स्पर्श रेखा खींची, तो चाप के स्पर्श रेखीय दिशा में अर्थात क्षैतिज दिशा में होता है। तो जैसे बात है क्षैतिज दिशा में होगा। यदि साम्य स्थिति पर डोरी काट दी जाए तब गोलक क्षैतिज प्रक्षेप की भांति व्यवहार करेगा जिसका प्रक्षेप पथ परवलयाकार होगा। तो अगर हम डोरी को काट दें माध्य स्थिति में तो पथ किस प्रकार होगा उसको हम बना करके दिखा रहे हैं। इस प्रकार से ये इधर को वेग है, जब डोरी काट दी जाएगी तो क्षैतिज दिशा में इस प्रकार से प्रक्षेप पथ बनाते हुए पृथ्वी में गिरेगा जा करके। जब ये इधर को वेग होगा तब, अगर इधर से इधर को जा रहा है तो इसी तरह इधर को प्रक्षेप पथ ऐसे बनाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है यदि व्यक्ति की संगति 70 किलोग्राम है, वो एक गतिमान लिफ्ट में तुला पर खड़ा है। कह रहा है व्यक्ति का द्रव्यमान कितना है, 70 किलोग्राम है, और कोई एक लिफ्ट है जो गतिमान है। लिफ्ट में आप लोग बैठे होंगे ऊपर नीचे, जैसे पहले खंड से तीसरे खंड में जाना है तो लिफ्ट ऊपर चली जाती है, या तीसरे खंड से आना है तो नीचे चली जाती है। एक कमरा जैसे बना रहता है लोहे का, उसमें रस्सी से बंधा रहता है, वही ऊपर नीचे जाती है, उसी को लिफ्ट कहते हैं। तो कह रहा है कि वो एक गतिमान लिफ्ट में तुला पर खड़ा है, यानी गतिमान लिफ्ट है, लिफ्ट में वो तराजू रखा है जिसमें खड़े होकर के वजन तौलते हैं, तो उसी पे वो व्यक्ति खड़ा है। अब खड़ा है तो देखिए 4 कंडीशन बताई गई है। 3 कंडीशन में जो भी हमसे पूछ रहा है वो हमको बताना। अब देखिए कह रहा है कि 10 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से ऊपर जा रही है लिफ्ट। तो जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तब क्या कंडीशन होगी, तो एक एक कंडीशन के बारे में हम लोग क्रम से स्टडी करेंगे। तो देखिए दिया है व्यक्ति का द्रव्यमान यम बराबर 70 किलोग्राम है। प्रत्येक स्थिति में तुला प्रतिक्रिया आर को आभासी भार के रूप में मापती है। तो जाहिर सी बात है कि मान लीजिए कि कोई ये पिंड है, तो इस पर जो ये भार है वो तो नीचे की ओर काम करेगा mg, और इसकी जो प्रतिक्रिया है ऊपर की ओर, जिसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, इसके प्रतिक्रिया बल नॉर्मल रिएक्शन जो हमने चैप्टर में पढ़ा है वो ऊपर की ओर होती है। तो तुला इसी नॉर्मल रिएक्शन को पढ़ता है। तो वही कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में तुला प्रतिक्रिया आर, हमने यन लिखा है उसने आर लिखा है नॉर्मल रिएक्शन को, तो प्रतिक्रिया आर को आभासी भार के रूप में मापती है। आभासी भार ध्यान दीजिए, मतलब पृथ्वी उसको खींच रही है, अब लिफ्ट में है तो लिफ्ट जिस हिसाब से ऊपर चलेगी उस हिसाब से जो 70 kg है उसमें कमी आएगी या बढ़ोतरी आएगी, जो भी आएगा हम लोग निकालेंगे। तो जो आभासी भार कहने का मतलब नेट जो भार है उसको निकाल के ये तुला हमको बताएगा, तौलेगा।
तो अब क्या आभासी भार होगा उसको हम लोग समझ रहे हैं। तो देखिए कह रहा है एक समान चाल से। इन जो लिखावट होती है इसको समझना है बहुत दिमाग से, ठीक ना। तो 10 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से ऊपर की ओर जा रही है। जाहिर सी बात है कि लिफ्ट जब एक समान चाल से ऊपर की ओर जाएगी तो इसका मतलब है कि उसका त्वरण 0 है, यानी एक्सीलरेशन 0 है। तो क्योंकि लिफ्ट ऊपर की ओर एक समान चाल से गति कर रही है अतः इसका त्वरण a बराबर 0 होगा। इसलिए अभिलंब प्रतिक्रिया क्या हो जाएगी, जो भार है उसी के बराबर अभिलंब प्रतिक्रिया हो जाएगी। तो W = R = mg हो जाएगा, क्योंकि त्वरण नहीं है। अभी तक जितना पढ़ा गया हम लोगों के द्वारा, तो उसमें एक चीज को याद रखिए कि या तो वस्तु स्थिर है या एक समान गति से चल रही है। दोनों बातें एक ही है, दोनों बातें एक ही हैं। दोनों में बल 0 होता है। तो दोनों बातें एक ही हैं, चाहे स्थिर हो चाहे एक समान गति से चल रही हो। तो अब देखिए, तो ये अभिलंब प्रतिक्रिया W = R = mg के हो जाएगी, क्योंकि त्वरण 0 है। तो 70 गुणे g हमारा गुरुत्वीय त्वरण 10 हो जाएगा, तो आ गया 700 न्यूटन। W लंबवत नीचे की ओर तथा R यानी प्रतिक्रिया बल लंबवत ऊपर की ओर कार्य करता है। इसलिए तुला की माप क्या हो जाएगी, तुला की माप, चूंकि तुला द्रव्यमान को मापेगा तो जो भार है W = mg है और यम को नापता है तुला, तो यम = W/g हो जाएगा। तो W 700 है अपान g 10 हो जाएगा, तो आ गया 70 किलोग्राम। अब देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है बी वाले में कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से नीचे जा रही है। अब बार बार हम इसको नहीं देखेंगे, इसमें चिन्ह द्वारा आंसर में पता चल जा रहा है। तो देखिए यहाँ नीचे की ओर तीर लगाया है, इसका मतलब लिफ्ट में अब त्वरण है और 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से वो नीचे जा रही है। तो अब फिगर हम लोग बनाते हैं। अब देखिए इस पिंड में mg नीचे की ओर काम करेगा और प्रतिक्रिया R ऊपर की ओर काम करेगी। हमेशा ये इसी तरह फिगर बनाना। और a त्वरण से ये लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है, ठीक ना। तो हमने आपको क्या बताया था कि जब हम लोग लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे पहले हम लोग लिखते चले आए हैं। तो हम लोग कैसे लिखते थे, जैसे नीचे की ओर जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये नीचे वाला ज्यादा है, तभी तो नीचे को जा रही है। तो mg - R लिखेंगे, ये ज्यादा है ये कम है, और विपरीत है तो माइनस का साइन लगेगा। तो mg - R = यमे हो जाएगा। ये ए त्वरण से नीचे जा रही है तो यमे लिखेंगे, यानी R को इधर कर दें, यमे को इधर कर दें। तो जब R को इधर करेंगे तो R = क्या हो जाएगा, ये mg तो ऐसे ही रहेगा, ये इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये इधर माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में। तो R प्लस में हो गया और ये यमे माइनस में हो गया। तो mg - A, यही चीज लिखा है, R = mg - A। अब देखो यम 70 किलोग्राम है तो 70 रख दिया, वृत्तीय त्वरण g 10 होता है, माइनस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आ रही तो 5 रख दिया। तो ये आ गया सॉल्व करने पे 350 न्यूटन। अब कैसे लिखा जाता है वो हमने आपको बता दिया, तो इसी आधार पर हर जगह लिखा जाएगा। तो अब तुला की माप, अब तुला हमारा द्रव्यमान नापता है तो W = mg होता है, तो m = W/g हो जाएगा। तो W हमारा 350 न्यूटन है और g गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो आ गया 35 किलोग्राम। तो देखिए
व्यक्ति का द्रव्यमान 70 किलोग्राम है, लेकिन उसका आभासी भार कितना है? 35 किलोग्राम है। जब लिफ्ट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे की ओर जा रही, कितना बड़ा अंतर आ गया। अब देखिए आगे क्या है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जाएगी। जब सी वाले में तो ऊपर जाएगी तो ये तीर का निशान जो नीचे लगा है, अब ये ऊपर को हो जाएगा। ये हम ऊपर को लगा देंगे, ऊपर को लगा देंगे। जब इसको हम ऊपर को लगा देंगे तो अब ये ऊपर को जा रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा है तभी इसको ऊपर को खींच रहा है, तो R ज्यादा है और ये mg इसके विपरीत है, तो इसमें घटा देंगे R में mg, तो R माइनस mg इक्वल टू, अब ma लिखेंगे। अब फिर वैसे करेंगे तो R इक्वल टू ma, अब ये mg इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, यम कॉमन ले लेंगे तो a प्लस जी आ जाएगा। इस प्रकार हो जाएगा। तो यहाँ माइनस था, g माइनस है, यहाँ पर g प्लस या a प्लस जी हो गया। तो ये इसी प्रकार लिखेंगे r बराबर m a प्लस जी। अब देखिए सी वाले में वही चीज लिखा है, r बराबर m g प्लस a। तो जी m हमारा 70 है, g 10 है और 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है, तो 10 प्लस 5 हो गया, तो हो गया 1050 न्यूटन। अब तुला की माप, तो W इक्वल टू mg होता है, तुला हमारा द्रव्यमान नापता है, तो m इक्वल टू W बाई जी हो जाएगा। तो W हमारा 1050 आया है और g 10 हो गया, तो आ गया 105 किलोग्राम, 105 किलोग्राम, वही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए डी में क्या पूछ रहा है, कह रहा है लिफ्ट का त्वरण जबकि वह मुक्त रूप से गुरुत्व के अंतर्गत गिर रही है, तो अगर रस्सी कट जाए तो लिफ्ट पृथ्वी की ओर गिरने लगेगी, उसमें केवल गुरुत्व बल काम करेगा। तो जब केवल गुरुत्व बल काम करेगा तो जो हमारा ए है वही जी के बराबर हो जाएगा। तो नीचे आने पर हमने क्या फार्मूला निकल के आया था, आर बराबर एम जी माइनस ए निकल के आया था। अब जब मुक्त रूप से गिर रही है तो जो ए है वही गुरुत्वीय बल हो जाएगा, तो जी माइनस जी हो जाएगा, जी में जी घटेगा तो जीरो आ जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। तो तुला की माप क्या हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति जो है भारहीनता का अनुभव करेगा, उसको लगेगा कि मेरा वजन है ही नहीं। तो इस प्रकार से 13वां क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि चित्र में 4 किलोग्राम संगत के किसी पिंड का स्थित समय ग्राफ दर्शाया गया है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ हमको बताया गया है। तो ये देखिए स्थिति को y अक्ष में दिखाया गया है, क्योंकि x मीटर में है, तो स्थित का मतलब मीटर में दिया गया है। तो ये स्थित को है और t समय सेकंड में दिया है, इसका मतलब x अक्ष में हमने समय को दिखाया है, y अक्ष में हमने स्थित को दिखाया है। तो कह रहा है स्थित समय ग्राफ दर्शाया गया है जब t कम है 0 से, कामा जब t ज्यादा है 4 सेकंड से। तो कह रहा है और एक स्थित बता रहा है कि जब t 0 से ज्यादा है और 4 सेकंड से कम है के लिए पिंड पर आरोपित बल क्या है। तो अभी इसी को देखते हैं, फिर बी को पढ़ते हैं। कह रहा है केवल एक विमीय गति पर विचार कीजिए, यानी मोशन इन वन डायमेंशन है, सरल रेखा में गति ये कह सकते हैं। तो एक ही विमा को ध्यान में रख करके हमें निकालना है। और जब एक विमीय गति होती है तो जो चाल होती है उसी को हम वेग कह देते हैं, क्योंकि दिशा में परिवर्तन नहीं हो रहा है। हाँ, यहाँ पर नीचे देखिए भी लिखा है कि वेग बराबर स्थित समय ग्राफ का ढलान तथा आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन, यानी mv माइनस mu
यानी अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। तो परिवर्तन की बात करेगा तो अंतिम में से पहला घटाएंगे। तो अब इसको देखते हैं। देखिए t स्मॉलर देन 0 के लिए, अब t जब 0 से कम है तो कह रहा है समय ग्राफ ओ डैश है। t स्मॉलर देन 0 के लिए स्थित समय ग्राफ ओ डैश है। यहाँ पर कोई वस्तु का जो समय होगा ये 0 होगा। अब 0 से कम की बात कर रहा है, इसका मतलब ये इधर स्थिति है। तो ओ डैश के बीच में, क्योंकि हम केंद्र बिंदु से दाहिनी तरफ जितनी भी चीजें उनको धनात्मक लेते हैं और विपरीत दिशा में ऋणात्मक लेते हैं। समय 0 से कम है यानी ऋणात्मक है, तो इस दिशा की बात हो रही है। ये आपको अपने दिमाग में बना के रखना है। तो t स्मॉलर देन 0 के लिए स्थित समय ग्राफ कहाँ पर है? ओ डैश में, जिसके लिए कण का विस्थापन 0 है। तो जिसके लिए कण का विस्थापन क्या है? 0 है, क्योंकि ये जो ग्राफ है हमारा, ये यहाँ से शुरू होता है डॉट 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 करके यहाँ पर जाता है, फिर यहाँ से ए तक कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कहने का मतलब यह है कि वस्तु यहाँ से स्थिति में परिवर्तन होता है। स्थिति में परिवर्तन को दिखाने के लिए चूंकि y अक्ष में स्थिति को बताया गया है, x अक्ष में समय को बताया गया है, तो कोई न कोई ऐसी लाइन हमें बनाए अगर, तो वो y एक्सिस में टच करना चाहिए। यहाँ कोई लाइन नहीं बना सकते जो y एक्सिस में टच करे, क्योंकि इसके ऊपर कोई लाइन ही नहीं। यहाँ पर देखिए टच कर रही है, यहाँ 0 के बाद यहाँ टच कर रही है, यहाँ टच कर रही है, यहाँ टच कर रही है। तो यहाँ पर 0 से a तक ये स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी टच करें तो ये O पर ही टच हो जाएगी। इसका मतलब कि स्थिति नहीं बदली है, इसका मतलब विस्थापन 0 है। बड़ी गंभीरता से इसको समझिए। तो इसलिए कह रहा है के लिए कण का विस्थापन 0 है। अतः कण मूल बिंदु पर विराम में है। जब विस्थापन हुआ ही नहीं, x अक्ष में कोई ढाल है ही नहीं, किसी प्रकार से हम लाइन खींच ही नहीं पा रहे, y अक्ष में जो स्थिति को बता रहा है, तो इसका मतलब वस्तु विराम में है 0 से कम समय में। अतः कण पर कार्यरत त्वरण एवं बल 0 होंगे। जाहिर सी बात है कि जब वस्तु विराम में है तो उसका कोई त्वरण नहीं होगा, तो उसका त्वरण 0 होगा एवं बल 0 है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है बल 0 है। अब ये कैसे कहा जाए कि बल 0 है? भाई बल लगाया जाए तो भी जरूरी थोड़ा कि विस्थापन हो। बल की परिभाषा ही है कि या तो विस्थापन कर देता है या करने का प्रयास करता है, स्थिति में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। तो स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि बल 0 है। हाँ, त्वरण 0 है क्योंकि गति नहीं हो रही है। तो बल 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यहाँ कह रहा है बल भी 0 है, पता नहीं कैसे कह रहा है। इसको कहना चाहिए कि बल 0 हो सकता है संभवतः। तो अब आगे देखते हैं। अब देखिए दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है, समझ में आपको आ गया होगा, बहुत बारीकी से बात को समझिए। अब देखिए दूसरी स्थिति क्या है। दूसरी स्थिति ये है कि कह रहा है t इज ग्रेटर देन 4 सेकंड, स्थित समय ग्राफ ए डैश समय अक्ष के समांतर। अब देखिए यहाँ पर 4 सेकंड की बात हो रहा है, तो 4 सेकंड पर हम लोग यहाँ से अगर लाइन खींचें तो ये स्थिति बनेगी 4 सेकंड पर। तो 4 सेकंड के बाद जो है ए से ए डैश तक कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर यानी अगर हम इस पर कोई परपेंडिकुलर डालें तो इस प्रकार आएगा, इस तरह का हो जाएगा। तो ए से ए डैश तक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे जहाँ तक लाइन खींचिए ऊपर जा ही नहीं पा रहे हैं। तो ये देखिए एक ही सरल रेखा यहीं पर गिर रही है। इसका मतलब ए से ए डैश तक भी वस्तु विराम में ही है, केवल ए तक है, ठीक ना। तो इसको समझिए। तो t इज ग्रेटर देन 4 सेकंड के लिए स्थित समय ग्राफ ए डैश समय अक्ष के समांतर है, समय अक्ष के समांतर है, ठीक ना। अब देखिए
इसलिए t इज ग्रेटर देन 4 सेकंड के लिए कण मूल बिंदु से 3 मीटर की नियत दूरी पर है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि t इज ग्रेटर देन 4 सेकंड। तो अब आप कहेंगे यहाँ पर 4 सेकंड हो गया, अब इससे 4 सेकंड के बाद की बात हो रही है। तो 4 सेकंड से बाद की बात जब हम सोच रहे हैं तो a से a डैश आ रहा है 4 सेकंड के बाद, क्योंकि 4 सेकंड पर तो a है। तो जब a से a डैश की बात करते हैं तो यहाँ से कोई भी लंब डाला जाता है तो 3 पर ही गिर रहा है। इसका मतलब a से a डैश तक समय तो बदल रहा है, क्योंकि समय अक्ष में हम आगे जा रहे हैं, लेकिन स्थिति अक्ष में हम ऊपर नहीं जा रहे हैं, दूरी वाली अक्ष में ऊपर नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब समय तो बढ़ रहा है लेकिन वस्तु वहीं का वहीं है। इसका मतलब 3 मीटर पर ही है। तो इसीलिए कह रहा है कि इसलिए t इज ग्रेटर देन 4 सेकंड के लिए कण मूल बिंदु से 3 मीटर की नियत दूरी पर है। मूल बिंदु से ये 3 मीटर की दूरी पर जो नियत बिंदु है वहीं पर है, ठीक ना, 4 सेकंड से ज्यादा पर भी। इसका तात्पर्य है कि कण विराम में है। इसका क्या तात्पर्य है कि जब 4 सेकंड के बाद भी समय बढ़ रहा है लेकिन वो स्थित 3 मीटर पर है, बदलाव हो ही नहीं रहा, x अक्ष मतलब स्थिति वाले ग्राफ में कोई प्रोग्रेस हो ही नहीं रही, तो इसका मतलब वस्तु विराम में है। और जब वस्तु विराम में है तो इसका मतलब उसका त्वरण शून्य है। तो त्वरण एवं बल शून्य होगा, दोनों को कह रहा है, जैसे यहाँ पर कहा है। तो त्वरण और बल 0 है। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए कह रहा है कि t जब 0 से ज्यादा है और 4 सेकंड से कम है तो t बराबर 0 यहाँ होगा, 4 सेकंड यहाँ होगा, यानी इस ग्राफ की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। गौर करिए तो देखिए t जब 0 से ज्यादा है और 4 सेकंड से कम है के लिए स्थित समय ग्राफ OA समय अक्ष के कोण पर झुकी सीधी रेखा है। OA अक्ष पर एक कोण पर झुकी एक सीधी रेखा है, OA सीधी रेखा है, अर्थात कण एक नियत चाल से गति कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये कोण एक सीधी सरल रेखा है, यानी कोण एक निश्चित है, मान लो 45 डिग्री है या 50 डिग्री है या 60 डिग्री है, जो भी है, लेकिन एक निश्चित कोण है, उसी सरल रेखा में गति हो रही है। इसका मतलब है कि x और y अक्ष के बीच जो कोण है वो नियत है। इसका मतलब जो वस्तु की गति है वो नियत वेग से हो रही है, क्योंकि x और t चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी और समय दोनों नियत होंगे, तभी कण का ये कोण नियत है। तो कोण नियत है तो इसका मतलब चाल नियत है, यानी कोई त्वरण नहीं है। तो इसलिए OA समय अक्ष से एक कोण पर झुकी सीधी रेखा है, अर्थात कण एक नियत चाल से गति कर रहा है, अतः कण पर कार्य त्वरण एवं बल शून्य होंगे। जाहिर सी बात है, जब वेग नियत होगा तो किसी भी प्रकार का त्वरण नहीं होगा, जब त्वरण नहीं होगा तो बल शून्य होगा। अब यहाँ देखिए क्लियर कह सकते हैं कि बल शून्य होगा, क्योंकि त्वरण है ही नहीं। लेकिन जब स्थिर है तो वहां पर नहीं कह सकते कि बल शून्य होगा, क्योंकि बल तो एक धक्का है, जरूरी थोड़ी कि वस्तु चलने लगे बल लगाने पे, तो बल लग भी सकता है त्वरण 0 होने पर भी। इस बात को गौर करिए। अब आगे देखते हैं अगला बिंदु क्या कह रहा है हमसे। हाँ, पॉइंट बी पर फिर छोटे छोटे प्रश्न बनाया है। तो कह रहा है समय t 0 पर आवेग। देखिए बी में t बराबर 0 तथा t बराबर 4 सेकंड पर आवेग हमको बताना है। तो देखिए जो गति के नियम थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि आवेग कहे या संवेग परिवर्तन की दर कहे, दोनों बातें एक ही थी, दोनों बातें एक ही थी। तो आवेग से हम संवेग परिवर्तन निकाल सकते हैं और संवेग से आवेग निकाल सकते हैं। तो t बराबर 0 सेकंड पर आवेग, तो आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन, आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। अब 0 सेकंड की बात हो रही है, तो फार्मूला होता है आवेग बराबर संवेग परिवर्तन की दर। अब संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग।
अब अगर संवेग में परिवर्तन की बात करें तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो mv माइनस mu लिखा जाता है। ये अंतिम वेग है, प्रारंभिक वेग है, तो m ब्रैकेट में ये कॉमन ले लेंगे m, तो आ जाएगा v माइनस u। अब रही बात t बराबर 0 सेकंड से पहले, तो t बराबर 0 से पहले जो है कण विराम में था, क्योंकि केंद्र बिंदु में O है। आप फिगर देख लीजिए, 0 से पहले O से O डैश की स्थिति में था, तो वस्तु विराम में था, क्योंकि कोई भी x स्थिति में परिवर्तन नहीं दिख रहा है। O डैश से O तक हम x अक्ष में ही है, y में जा ही नहीं पा रहे। इसका मतलब कि यहाँ पर यहाँ से 0 सेकंड मानेंगे केंद्र बिंदु से, तो इसके पहले वस्तु विराम में है, यानी प्रारंभिक वेग 0 है। तो प्रारंभिक वेग को हमने 0 लिख दिया, u बराबर 0। अब t बराबर 0 के पश्चात कण एक नियत वेग से गति कर रहा है। अभी हमने ग्राफ को देख करके बताया, ये ग्राफ से स्पष्ट है कि ये कोण नियत है, बदल नहीं रहा है, तो इसका मतलब नियत वेग से गति हो रही है। तो O से A तक नियत वेग से गति हो रही है। अब अगर हमको नियत वेग निकालना है कि नियत वेग कितना होगा, तो वेग बराबर स्थिर समय ग्राफ का ढलान, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो y अक्ष हमारा दूरी बता रहा है और x अक्ष में हम समय बता रहा है, तो इसी को भाग दे देंगे। तो y अक्ष में 3 मीटर चला है और समय कितना लगा है 4 सेकंड, तो वही चीज लिख दिया स्थिर समय ग्राफ। तो कण का वेग हो गया 3 मीटर बटे 4 सेकंड। उसी प्रकार जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी y अक्ष में दिखा रहा है, दूरी 3 मीटर है और समय 3 मीटर चलने में कितना लगा 4 सेकंड, तो 3 बटे 4 तो आ गया 0.75 मीटर पर सेकंड। ग्राफ में इसको स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। ये देखिए 4 सेकंड का समय लगा। अगर यहाँ से ऐसे ग्राफ खींचें x और y एक्सिस में, तो 4 सेकंड के समय में 3 मीटर चला है पिंड, 3 मीटर। तो दूरी कितनी हो गई 3 और समय कितना लगा 4, तो 4 बराबर दूरी बटे समय, तो 3 बटे 4 हो जाएगा। या इसी को ये कह सकते हैं कि ये ढलान जो है, तो x और y अक्ष का ढलान ही हमारा वेग को बताएगा। तो ये देखिए आवेग बराबर संवेग परिवर्तन की दर, तो m v अंतिम वेग कितना है 0.75 मीटर पर सेकंड, प्रारंभिक 0 था, तो ये सॉल्व करने पे आ गया 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये आवेग आ गया। तो आवेग का है संवेग परिवर्तन की दर एक ही बात है। तो ये 0 सेकंड में आया। अब 4 सेकंड में निकालें हम, अब 4 सेकंड में निकालना है हमको। तो जब 4 सेकंड में बात करेंगे, तो 0 से 4 सेकंड तक की अगर बात करेंगे, तो अब t बराबर 4 सेकंड में अभी हमने वस्तु का वेग निकाला है, तो कितना आया है 0.75 मीटर पर सेकंड, इतना आया है। तो ये t बराबर 4 सेकंड से पहले कण एक नियत चाल u बराबर 0.75 मीटर पर सेकंड से गति कर रहा था। ये कैसे पता चला, जब हमने ये ग्राफ से t बराबर 0 के पहले वेग 0 था प्रारंभिक वेग, लेकिन t के पश्चात तो 0 से 4 सेकंड तक वेग कितना है 0.75 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर देखिए 0.75 मीटर पर सेकंड आएगा 0 से 4 सेकंड तक। अब 4 सेकंड के बाद A से A डैश तक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। देखिए ग्राफ खींचेंगे तो इसी का समांतर आ रहा है समय अक्ष के, इसमें ऊपर हम बढ़ ही नहीं रहे। इसका मतलब वस्तु A से A डैश तक विराम में है, यानी प्रारंभिक चाल अब हमारी 0 से 4 सेकंड में जो चाल आई है 0.75 वो हो जाएगी। अब अंतिम चाल या अंतिम वेग हमारा 0 होगा, क्योंकि A से A डैश तक वस्तु विराम में है। तो अब देखिए यहाँ पर 0 से 4 सेकंड पर
तो t बराबर 4 सेकंड से पहले वेग क्या होगा, अभी यही प्रारंभिक वेग होगा, और वेग कैसा है, नियत है, यानी त्वरण नहीं है। तो u बराबर हो गया 0.75 मीटर पर सेकंड से गति कर रहा है। अब t बराबर 4 सेकंड के पश्चात, तो 4 सेकंड के पश्चात चूंकि ग्राफ जो है समय अक्ष के समांतर आ रहा है, यानी स्थिति अक्ष में ऊपर नहीं जा रहा, इसका मतलब A से A डैश तक पिंड जो है स्थिर ही है। तो अंतिम चाल क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो आवेग बराबर संवेग परिवर्तन की दर बराबर m v माइनस u। तो m हमारा 4 है, v अंतिम वेग है 0 हो गया, माइनस प्रारंभिक वेग 0.75 हो जाएगा। तो ये आ गया -3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये आवेग या संवेग में परिवर्तन -3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आएगा। ये चिन्ह सहित हम लोगों को लिखना है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आ जाता है 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 की स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।